हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 और बिहार पीसीएस प्रीलिम्स 2026 या फिर अदर स्टेट प्रीलिम्स 2026 के लिए हमारी एक सीरीज शुरू हुई है जिसका नाम है परिणाम नोट्स। और ये परिणाम नोट्स आपके प्रीलिम्स एग्जाम 2026 और 2027 दोनों ही एग्जाम्स के जो ईयर हैं इनके लिए बहुत ही यूजफुल सीरीज है, क्योंकि ये दोस्तों कुछ और नहीं है बल्कि आपकी जो घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज है उसी को जो है कि हमने हैंड रिटन नोट्स में अपडेट किया है, जो कि 2023 की पहले सीरीज थी। अब हमने उसको अपडेट करके नई सीरीज शुरू की 2025 के एडिशन से, जिसमें पूरा कंप्लीटली 1990 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन और फ्रेमिंग किए गए कि आप कम समय में उन्हें मैक्सिमम टाइम रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि एवरी नोट्स लगभग 60 से 70 पेज में कवर है एक एक सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर ये निशु मैम है हमारी, जो कि इस टीम की जो है कि प्रमुख लीडर है, बाकी मैं हूं। और अगर आप इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं इसको आप अगर परचेस करना चाहते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में ही मिलेगा, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए मैसेज के थ्रू। और हमारे ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। 16,000 से अधिक हमारा परिवार जुड़ चुका है, वहीं पर मैं बहुत सारी अपडेट देता हूँ। बाकी यूट्यूब तो आपने ज्वाइन कर रखा होगा। तो चलो शुरू करते हैं। बाकी हाँ, अगर आप लोग मेंस के भी नोट्स की डिमांड करते हैं कि सर हमें मेंस आंसर राइटिंग के नोट्स चाहिए, तो लक्ष्य भेद की सीरीज जीएस 1 2 3 4 है, और उत्तर प्रदेश की सीरीज पेपर 5 और 6, ये कंप्लीटली आप सेम उसी व्हाट्सएप नंबर पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी 3 क्लास मैंने करा दी थी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि क्या सर अब क्लास होल्ड कर दी गई, अब क्लास नहीं आएगी। ऐसा नहीं यार, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बहुत ऐसे इमरजेंसी काम आ जाते हैं जहां पर मुझे क्लास बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्लास में होल्ड कर दूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लास कंटिन्यू चलेगी और साथ में इंडियन ज्योग्राफी को मैंने शुरू करने का डिसीजन लिया है। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहां तक पूरा पढ़ लिया था 12वीं अनुसूची नगर पालिका तक के बारे में। तो हम लोगों ने ये लास्ट चैप्टर शुरू किया था अनुसूचियों के बारे में, शेड्यूल के बारे में, जो कंप्लीटली मैंने 12 अनुसूचियां यहाँ नगर पालिका तक बता दिया था। इसके आगे अगर हम बात करें जैसे कुछ फैक्ट के बारे में कि नए राज्य का अगर सृजन करना हो तो अवश्य रूप से किस अनुसूची को संशोधित करेंगे। अब ऐसे प्रश्नों में क्या होता है ना, 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है पहली अनुसूची का और एक होता है 4th अनुसूची का। और भैया ऐसा क्यों कहा जाता है 4th अनुसूची? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो 4th अनुसूची होती है ना, उसमें आपकी जो राज्यसभा में सीटें होती है प्रत्येक राज्यों के हिसाब से, उनका मेंशन किया जाता है। तो अगर कोई नए राज्य का सृजन हो रहा है और मान लो उसको राज्यसभा की कोई भी सीट मिली या नहीं मिली, तो 4th शेड्यूल में वो अपडेट होगा। लेकिन अगर वो भारत का हिस्सा बना है, भारत के अंदर एक नए राज्य का उद्घाटन किया गया है, यानी कि नए राज्य का सृजन किया गया है, तो डेफिनेटली तौर पर उसको पहली अनुसूची के अंतर्गत वर्णित किया जाएगा। क्योंकि पहली अनुसूची क्या कहती है, जो भाग अनुच्छेद 1 से लेकर जो है कि 4 तक का वर्णन करती है, मुख्य रूप से भाग 1 के अंतर्गत, जिसमें भारत और भारत के अंतर्गत जो राज्य हैं या संघ राज्य क्षेत्र है, उन सभी के नाम और एरिया के बारे में वर्णन किया होता है। तो जैसे ही नए राज्य का सृजन किया जाएगा, वो आपके अनुसूची फर्स्ट में मेंशन कर दिया जाएगा अवश्य रूप में। ये शब्द ही इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो सकें। दूसरा एक और प्रश्न यहीं से बनाता हूं मैं कि भैया नए राज्य का जो सृजन है, 2 तरीके से आप स्टेट को जो है कि नए तरीके से बना सकते हो। ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। एक मैंने आर्टिकल नंबर 2 के बारे में बताया था और एक मैंने आर्टिकल नंबर 3 के बारे में बताया था। तो ये दोनों ही आप लोगों को कमेंट करना है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि दोनों के माध्यम से हम नए राज्य का सृजन करते हैं, नए राज्य का निर्माण करते हैं। लेकिन दोनों में जो डिफरेंसेस मैंने पिछली क्लास में बताए थे वो आप लोग कमेंट करिएगा ताकि आप लोगों को याद हो सके ये चीजें। आगे बात करेंगे। अब जैसे जो 3rd लिस्ट आती है ना, उसमें एक प्रश्न यहाँ पर आता है कि जो आपकी 3rd शेड्यूल है वो सामान्यतः जो हमारे मंत्री हैं या जो संघीय पद हैं, संवैधानिक पद है, जिन पे शपथ लेने का प्रारूप होता है, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति इन दोनों लोगों की जो शपथ का प्रावधान होता है ये अलग से आर्टिकल में मेंशन होता है, ये किसी भी अनुसूची में वर्णित नहीं होता है। तो ये प्रश्न कई बार मिक्स करके पूछा जाता है। जैसे 3री अनुसूची में जो शपथ का प्रावधान है वो संघ के मंत्री होगा, अर्थात संघ सरकार के मंत्री, संसद के सदस्य जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी, यहाँ पर ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या फिर न्यायाधीश, इनकी भी शपथ का प्रावधान इसी 3री अनुसूची में वर्णित है। और कैग सदस्य हो गए, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गए, उसके अध्यक्ष हो गए, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ये सभी लोग जो भी शपथ लेते हैं, चाहे वो गोपनीयता की शपथ लेते हो, चाहे कर्तव्य निष्ठा की शपथ लेते हो, संवैधानिक पद निर्वहन की शपथ लेते हो, ये सभी शपथ का प्रावधान 3री अनुसूची में। बशर्ते राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए, स्पेशली अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं यहां पर, तो इनके लिए आर्टिकल 60 में वर्णित दी हुई है
क्या, शपथ का प्रावधान, जो भी स्टेटमेंट यूज किया जाता है। तो यहाँ पर तीसरी अनुसूची का प्रश्न इस तरीके से भी घुमाकर पूछा जाता है। बाकी और भी कुछ शेड्यूल हैं जिनको अपडेट किया गया है, या यूं कहें कि जिनको संशोधन करके जो है कि ऐड ऑन किया गया है। क्योंकि मूल रूप में जब संविधान हमारा बना था, तो मूल रूप में संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, केवल 8 थी। लेकिन उसके बाद जो है कि आपकी 9, 10, 11 एंड 12 ये संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से ऐड की गई। और मुझे जहां तक याद है कि 2021 या फिर 2022 के यूपीएससी प्रीलिम्स ने सीधा एक बहुत आसान प्रश्न पूछा कि 9वीं अनुसूची को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में और कौन से समय में ऐड किया गया था। तो पहले संवैधानिक संशोधन से ऐड किया गया था 9वीं अनुसूची को, तो यहाँ पर 1951 हो जाएगा 9वीं अनुसूची, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो यहाँ पर 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में, जिसमें राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। और कई बार यह प्रश्न बनता है कि किस अनुसूची के माध्यम से राजनीतिक दलों को, ध्यान से समझो मेरे इस शब्द को, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। ये शब्द जरा ध्यान से समझ लो, संवैधानिक मान्यता। अब आप कहोगे सर ये तो पहले से प्राप्त है। नहीं, जो आप आरपीए एक्ट पढ़ते हो ना 1951 का या फिर 1950 का, अर्थात रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट जो होता है, जनप्रतिनिधि अधिनियम, इसमें 1951 और 1950 में जो भी प्रावधान दिए गए थे कि किसी राजनीतिक दल का गठन होना या उसको मान्यता देना इलेक्शन कमीशन के द्वारा, या उसको चुनाव चिन्ह वगैरह प्रदान करना, जो भी बातें थी असल में ये अधिनियम के अंतर्गत थी और अधिनियम संसद के द्वारा बनाया गया था। लेकिन जब यहाँ पर 10वीं अनुसूची को राजीव गांधी जी के द्वारा एड ऑन करवाया गया उनके कार्यकाल में, तो उस समय यह कहा गया कि कोई भी राजनीतिक दल अहर्य माना जाएगा या अनहर होगा या अयोग्य होगा। ये सारे प्रावधान जो उन्होंने लिखे थे कि 2/3 मेजोरिटी से अगर हम शिफ्ट करते हैं किसी नई राजनीतिक पार्टी में तो वैलिड है कि नहीं है, इनवैलिड, जो भी बातें हैं, कुल मिला के यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान की बात होने लगी राजनीतिक दलों पर। इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दे दी गई है, कि संविधान के एक रूप में शामिल हो गए हैं। फिर बात करेंगे 11वीं अनुसूची की, तो 73rd अमेंडमेंट 1992 और 12वीं अनुसूची 74 अमेंडमेंट 1992, इन दोनों के द्वारा ऐड ऑन किए गए। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर हमने तो पढ़ा है 1993 में जो है कि ये, तो ये सर 1992 आप क्यों लिख रहे हैं। समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए, असल में जो आपका 73वां संवैधानिक संशोधन आया था ना, ये 1992 में जो है कि संसद में पेश किया गया था। इसी तरीके से जो 74वां संवैधानिक संशोधन था, ये भी 1992 में ही पेश किया गया था। इनका जो मूल मोटो था, यानी मूल उद्देश्य था कि स्थानीय स्वशासन को प्रभावी बनाया जाए, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, जो लक्ष्मण सिंघवी की समिति कह रही थी। तो उसके बाद 24 अप्रैल, मैं डेट को फिर से मेंशन कर देता हूं कि 24 अप्रैल 1993, 92 नहीं 93, यहां पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसी वजह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 11th शेड्यूल को संवैधानिक दर्जा मिल गया। साथ ही साथ जून 1993 में, यहाँ पे डेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन जून 1993 में 74वें संवैधानिक संशोधन को राजनीतिक संवैधानिक मान्यता दे दी गई और 12वीं अनुसूची लागू हो गई। तो लागू होने का अगर ईयर पूछ के आता है, दोनों की बातें ध्यान से समझो, प्रश्न ऐसे ही पूछता है आयोग, छोटे छोटे शब्दों को आप ध्यान नहीं दोगे तो सिली मिस्टेक करते हो, फिर बाद में पछताते हो कि सर हमसे सिली मिस्टेक हो गई। तो सिली मिस्टेक किन शब्दों पे होती है, इनको ध्यान दो। देखो, ये जो है कि 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में पारित हुआ है, लेकिन 1993 से लागू हुआ है, इंप्लीमेंट हुआ है स्टेट्स में। तो यही एक बेसिक अंतर हो जाता है। अब आ जाते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि 5th शेड्यूल किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा संबंधित है, तो अनुसूचित जनजाति के। और 6ठी अनुसूची किस राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों संबंधित है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका आप एक कोई शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हो, जैसे मैंने तो 2 साल पहले बनाया था और वही मेरे दिमाग में बस गया है, अत्रि मेमी। अब इस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन मैंने ऐसे ही बना लिया था इनके फर्स्ट लेटर को लेकर, जैसे असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो 6th शेड्यूल से संबंधित हैं और यहाँ पर भी ट्राइबल कम्युनिटीज जो होती है, जनजातीय समुदाय जो होते हैं, उनके कल्चर को एनरिच करने के लिए, उनकी सभ्यता को बचाने के लिए ही प्रयास किया जाता है। वहीं अगर 5 शेड्यूल के अंतर्गत पूछा जाता है तो इसके अंतर्गत एक वर्ड लिखा जाता है शेड्यूल एरिया। ठीक है, शेड्यूल एरिया का मतलब हो गया कि अनुसूचित क्षेत्र।
अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जिसको राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किया गया है। इसके अंतर्गत सामान्यतः 10 राज्य आते हैं और इन 10 राज्यों में रहने वाली जो ट्राइबल कम्युनिटी है, यानी कि जनजाति जो समुदाय है, उनके हितों, उनके संस्कृतियों का संरक्षण किया जाता है। तो ये बातें जो है कि 5th शेड्यूल में हो गई। तो अब यहाँ पे प्रश्न क्या कंफ्यूजन होता है, देखो 5th शेड्यूल के बारे में अगर पूछेगा तो आपको बता देना है कि सर ये शेड्यूल एरिया की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, यानी अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रहा है। लेकिन अगर जब छठी अनुसूची पूछेगा तो यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र वर्ड यूज होगा, अर्थात यहाँ पे जो शब्द यूज होगा वो क्या हो गया, वो हो जाएगा आपका ट्राइबल एरिया। तो एरिया तो दोनों ही रहेंगे, एरिया दोनों में लिखा जाएगा, ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया, बस अलग अलग अनुसूची सम्मिलित हो जाएंगे। हालांकि दोनों ही अनुसूचियों में जनजातियों का ही विकास किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो, भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है तथा राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा भी समाप्त कर सकता है। दोनों ही बातें यहाँ पर राष्ट्रपति के विवेकाधीन में होती है। राष्ट्रपति आर्टिकल 342 का प्रयोग करते हुए क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र को या किसी एक पूरे राज्य को या किसी भी एक जिले को क्या कर सकते हैं, शेड्यूल एरिया के रूप में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उसको अधिसूचित कर सकते हैं, शेड्यूल एरिया, जहां पे जनजातियों का कल्याण किया जाएगा। या फिर किसी भी स्टेट या लोकेशन का दर्जा समाप्त भी कर सकते हैं। एक और वैल्यू एडिशन मैं इसमें कर देता हूं यहां पे कि अगर किसी अनुसूचित क्षेत्र के एरिया का विस्तार करना हो, ध्यान से समझो, ना तो नए रूप में उसे अधिसूचित कर रहे हैं और ना ही उसे समाप्त कर रहे हैं। पहले से एक अनुसूचित क्षेत्र है जहां पे जनजातियों का कल्याण किया जाता है। इस क्षेत्र का अगर विस्तार करना हो, ठीक, तो यहां पर राज्यपाल से भी परामर्श कर लिया जाता है। उस राज्य के, जिस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार करना होता है, तो वहां के राज्यपाल से परामर्श कर लिया जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। अब एक और बात, अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, जो कि 5वीं अनुसूची के तहत आता है। हालांकि उतनी पावरफुल नहीं होती जितनी एडीसी होती है। अब फिर से अंतर समझ लेते हैं। देखो, जनजातियों के कल्याण करने के लिए जो शेड्यूल एरिया होता है, जो 5th अनुसूची के अंतर्गत आता है, यहां पर जनजातीय सलाहकारी परिषद गठित की जाती है। नाम में ही दिख रहा है सलाहकारी है, तो यानी उतनी पावरफुल नहीं होती है। लेकिन जब 6th शेड्यूल में आते हो, छठी अनुसूची में आते हो, तो जो 4 राज्यों के मैंने नाम लिए थे अभी, अत्रि, मेमी, यहां पर एडीसी का गठन करने का मिलता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो कि कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावरफुल होती है और कुछ मामलों में राज्यपाल को स्वतः विवेकाधीन मिल जाती है। बाकी जगहों पे ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायतों से अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये जो एडीसी होती है, ये कहीं ना कहीं आपकी जो जनजातीय सलाहकारी परिषद है उसकी अपेक्षा ज्यादा पावरफुल, ज्यादा शक्तिशाली होती है, ज्यादा जो है कि इसमें पावर होती है। तो कई बार यूपीएससी या स्टेट पीसीएस थोड़ा एनालिटिक अप्रोच अपनाते हुए इन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। अब यहां पर एडीसी के मेंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे इसका गठन होता है, ये सारी चीजें देख लीजिए। तो देखो, जब भी आपसे अगर एडीसी के बारे में पूछेगा तो आपको पहली चीज क्या पता होनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज एडीसी के बारे में पता होनी चाहिए कि 6th शेड्यूल के अंतर्गत आती है, किन राज्यों में लागू होती है। तो ये अत्रि मेमी वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया आपको, उसमें ये लागू हो जाती है। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। देखो, इसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा होता है, राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं। ऐसे इन स्टेटमेंट को याद अगर रख लोगे ना ढंग से, तो जो भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, वही सारे पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, ताकि चीजें पता रहे कि यार जो पढ़ना है वो केवल पढ़ना ही नहीं है, बल्कि ये भी ध्यान रखना है कि इन लैंग्वेज से या इस लाइन से, इस स्टेटमेंट से क्या प्रश्न बन सकता है। इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य टोटल होते हैं, जिसमें 26 तो वहां की जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और 4 लोगों को मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। राइट, छठी अनुसूची के अनुच्छेद के तहत जो है कि 4 राज्यों में एडीसी का गठन किया जाता है। ये इसके संबंध में प्रावधान हो गए। आगे हम एडीसी के पावर के बारे में भी पढ़ लेंगे। भारतीय संसद अगर किसी कानून विशेष को 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, जबकि 9वीं अनुसूची के कानून का न्यायालय द्वारा रिव्यू किया जा सकता है। यह निर्णय आईआर कोल्हे 2007 में दिया गया। जैसे जब 1951 में लैंड रिफॉर्म करने की बात हो रही थी, बहुत सारे जमींदार जो थे, सेठ साहूकार थे, महाजन थे, वो अपनी जमीन नहीं देना चाह रहे थे कि भैया हम लैंड रिफॉर्म से मतलब नहीं है, सामाजिक कल्याण से में मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति में जब गवर्नमेंट ने जानबूझकर जो है कि जबरदस्ती जो है कि लैंड रिफॉर्म करने का प्रयास किया, तो उसने एक 9वीं अनुसूची बनाई और उसमें लिख दिया था कि इसका जुडिशरी के द्वारा कोई भी रिव्यू नहीं किया जाएगा, कि इसमें कोई भी प्रावधान हो। फाइनली
2007 में जब IR कोल्हू के निर्णय में एक डिसीजन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पहले जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब 24 अप्रैल 1973 के बाद, ध्यान से समझो मेरी बात को, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, यह भी ध्यान देने वाली बात है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई भी मामला, कोई भी वाद अगर सरकार ने 9वीं अनुसूची में डाला है और अगर वो लगता है कि इसका रिव्यू होना चाहिए, पिटीशन होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकती है। और ये निर्णय कब दिया जा रहा है? 2007 में दिया जा रहा है। तो ये दीवानी मामला है, इसलिए इसको बैक डेट से लागू किया जा रहा है और 24 अप्रैल 1973 के बाद से सभी पर यह लागू हो जाएगा। पहला संशोधन 1951 से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, साथ ही साथ आर्टिकल 31A और 31B को भी जोड़ा गया था। आप लोगों ने जनरली क्या पढ़ा है? यही ज्यादातर पढ़ा होगा कि 1951 में जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उससे सर हमने 9वीं अनुसूची को जोड़ा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे भैया फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। इसी को और इलेबोरेट करने के लिए 31A और 31B ये दो और ऐड कर दिए गए थे, ये दो और ऐड किए गए थे, तो इनको भी याद रख लेना आप लोग। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा जो पॉइंट है कि संघ सूची में जैसे वर्तमान में कितने विषय, तो 97 विषय हो गए, राज्य सूची में 61 विषय हो गए और समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए। देखो संघ सूची के जो भी विषय हैं उन पे कानून बनाने की शक्ति संसद को होती है। राज्य सूची पर कौन बना सकता है? राज्य सूची बना सकती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं एक्सेप्शनल के तौर पे, या यूं कहें कि इमरजेंसी प्रोविजन, जहां पर अगर राज्यसभा परमिशन देती है 2/3 से, तो आर्टिकल 249 का प्रयोग करके संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। इसी तरीके से जो समवर्ती विषय होते हैं जिस पर राज्य सरकार अपने क्षेत्राधिकार में और भारत सरकार यानी केंद्र सरकार संपूर्ण भारत के क्षेत्राधिकार में बना सकती है कानून, लेकिन अगर सेम किसी मुद्दे को लेकर दो अलग अलग कानूनों में डिस्प्यूट हो रहा है तो केंद्र सरकार का कानून वैलिड माना जाता है, मान्य होता है। आर्थिक एवं सामाजिक योजना का विषय समवर्ती सूची का पॉइंट है। जानवरों के प्रति क्रूरता और रोकथाम की सूची में समवर्ती में है। आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये सभी समवर्ती सूची का ही पार्ट है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निधि, ये सभी चीजें जो हैं वो राज्य सूची में, क्योंकि पर कैपिटा जो प्रति व्यक्ति कर वगैरह होता है ये सब आता है। शिक्षा को 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया और साथ ही साथ वन को भी राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची और विद्युत भी। तो देखो जब 42वां 42 अमेंडमेंट किया गया था, 42 अमेंडमेंट, तो 3 से 4 पॉइंट ऐसे थे जिनको स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची में रख दिया गया ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही उस पर कानून बना सकें। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे कि शिक्षा हो गया, वन हो गया, विद्युत हो गया, तो ये तीनों ही समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। अवशिष्ट विषय किसके पास थे? तो मुख्य रूप से जैसे कि केंद्र सरकार के पास केंद्र सरकार कह सकते हो या फिर संसद भी कह सकते हो, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान वायसराय के पास होते थे। अब अंतरिक्ष अनुसंधान ये किसके पास होता है सामान्यतः? तो जब ये राज्य सूची, संघ सूची या आपके समवर्ती सूची में अगर शामिल नहीं है तो ऐसे विषय अवशिष्ट शक्तियों में आ जाएंगे। और इसके लिए जो आर्टिकल प्रयोग किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिकल 248 में वर्णन होता है। अब आगे आते हैं कि संविधान के कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। अब आप ये दिमाग लगाओ यार कि शिक्षा पे प्रभाव डालने के लिए कौन कौन से ऐसे प्रोविजन संविधान में देखने को मिलते हैं जहां पे शिक्षा के बारे में बात की जाती है। तो डीपीएसपी, बिल्कुल सर, डीपीएसपी में आर्टिकल 45 क्या कहता है? 0 से 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था राज्य का कर्तव्य होता है। फिर 5वीं अनुसूची में और 6ठी अनुसूची में यहाँ की जो ट्राइबल रीजन्स होते हैं उनका केवल साहित्य संस्कृति का ही विकास नहीं करना बल्कि उनके शैक्षिक विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। तो शिक्षा की बात हो रही है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची, केंद्र सूची, संघ सूची जिसे हम कहते हैं, और समवर्ती सूची, इनमें भी शिक्षा का प्रावधान दिया हुआ है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय यानी कि लोकल बॉडी हो गया, अर्बन, इनमें जो पंचायती राज हो गई, नगर पालिका हो गई, यहाँ पर भी शिक्षा व्यवस्था की बात की जाती है। हालांकि इनमें और प्रोविजंस की बात कर लें तो फंडामेंटल ड्यूटीज में जो आपका 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी शिक्षा का प्रभाव डालती है। साथ ही साथ इसके फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, आर्टिकल 21A जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है कि प्रावधान किए गए, तो ये भी हो गया। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो भाई दिख ही रही है 2020 की, या फिर राइट टू एजुकेशन 2009 का जो एक्ट था। तो ये ऐसे तमाम प्रोविजंस है जो शिक्षा पर प्रभावित करते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें या फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें या जो ये प्रोविजन दिए हुए, ये सभी संविधान में वर्णित है, तो आपको इसके कॉन्टेक्स्ट में भी देना होगा।
अब आ जाते हैं, जैसे एक और पॉइंट है कि गैस राज्य सूची का विषय है, लेकिन गैस और गैस संकर्म तथा प्राकृतिक गैस के विक्रय पर कर राज्य सूची पर आता है, जबकि प्राकृतिक गैस पर जो उत्पाद शुल्क होता है वो संघ सूची में आता है। तो ये थोड़ा सा टैक्स के मामले में थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता है। अब जैसे रेलवे की बात करें तो देखो रेलवे जो है कि संघ सूची का होता है। आपने सुना होगा भारत रेलवे, भारतीय रेलवे पढ़ा होगा, कभी उत्तर प्रदेश रेलवे, पंजाब रेलवे, बिहार रेलवे पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो रेलवे की मिनिस्ट्री होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है। तो रेलवे तो होगी संघ सूची, लेकिन एक सबसे ज्यादा डिस्प्यूट होता है, जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर रेलवे में जो पुलिस काम करती है, जिसको हम लोग आरपीएफ बोलते हैं, रेलवे पुलिस फोर्स बोलते हैं, जो टीटी के साथ जो है कि ट्रेन के अंदर जो है कि ट्रैवल करते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों की सिक्योरिटी के लिए भी जो पुलिस काम करती है, वो भी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगी? तो नहीं, उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है, उसकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया होती है वो राज्य सूची के अंतर्गत की जाती है। भले रेलवे भारतीय है, लेकिन उसमें सुरक्षा व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसीलिए रेलवे की पुलिस राज्य सूची में आती है। कारागार और लोक व्यवस्था की बात करें तो ये राज्य सूची में आता है। भूमि सुधार विषय यह भी राज्य सूची में आता है, लैंड रिफॉर्म। इसी तरीके से विवाह हो गया, विवाह विच्छेद यानी तलाक हो गया, गोद लेना हो गया, तो इन पे क्या हर राज्यों के अलग अलग नियम हो सकते हैं, साथ ही साथ केंद्र सरकार के भी अपने एक अलग नियम हो सकते हैं, तो ये समवर्ती सूची में शामिल हो जाता है। जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, 5वीं अनुसूची में ऐसा वर्णित है। तो सीधी सी बात करें कि जो जनजातीय क्षेत्रों की जो भूमियां होती हैं उन पर किसी प्रकार का खनन हो या कोई निजी पक्षकारों को जमीन दी जा रही हो, अंतरण मतलब ट्रांसफर करना, तो इसको अकृत, अकृत मतलब कि इनवैलिड कर देना, यानी कि जीरो कर देना, कि भैया किसी भी जनजातीय व्यक्ति की भूमि अगर गैर जनजातीय व्यक्ति को ट्रांसफर की जा रही है या वहां पे कोई माइनिंग की जा रही है, तो उसको 5वीं अनुसूची के तहत क्या किया जाएगा? जीरो कर दिया जाएगा, यानी इनवैलिड कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों के अंतरित यानी कि ट्रांसफर या बेचने पर रोक लगाई जाती है। असम में एडीसी, क्योंकि अत्रिमेमी का कॉन्सेप्ट है, वहां पे एडीसी चलती है। एडीसी में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित या लागू करने का अधिकारों को राज्यपाल के पास है। यानी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि स्पेशली असम में बात हो रही है। वैसे तो 4 राज्यों में एडीसी है, लेकिन जो असम की एडीसी है वहां पर राज्यपाल थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि अगर भारतीय संसद ने कोई कानून बना दिया है तो स्वतः लागू नहीं होगा जब तक राज्यपाल उसके लिए अलग से अधिसूचित ना कर दे, अधिसूचना ना निकाले। जब अधिसूचना निकलेगी, नोटिफिकेशन निकलेगा, नोटिफाइड होगा स्टेट गवर्नमेंट के गजट में, तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट का कोई भी प्रोविजन लागू होगा। अब एक और पॉइंट है कि सामानों में मिलावट का उत्तराधिकार किसके पास है, तो यह समवर्ती सूची में हो जाता है। तो यहां तक हमने शेड्यूल्स के बारे में पढ़ लिया, अनुसूचियों के बारे में। अब हम चलते हैं उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रियम्बल है। और इसी तरीके से मैं प्रयास कर रहा हूं लगातार कि आपको रेगुलर क्लास मिले। बीच बीच में कभी कुछ ऐसा वर्क आ जाता है कि क्लासेस नहीं हो पाती हैं, तो अभी आपको 1-2 दिन और इंडियन पॉलिटी मिलेगी, फिर साथ में हम पैरेलल ही 3-3 दिन के गैप पे इंडियन ज्योग्राफी को भी कवर करना शुरू कर देंगे। जैसे आज मंडे की डे हो गया, तो मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, ये 3 दिन हम लोग इंडियन पॉलिटी कंटिन्यू पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में मैं इसी तरीके से हैंड नोट्स में पढ़ाऊंगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो। पीडीएफ कहाँ से ले सकते हो, तो सर इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, वहां से मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी, सारी डिटेल। ये टेलीग्राम प्लेटफॉर्म का लिंक है, इसे आप ज्वाइन कर लो, और ये यूट्यूब का लिंक है, सेम वही जो फ्रंट पेज पे मैंने दिखाया था। आ जाते हैं प्रेमबल की बात करते हैं, उद्देशिका। चलो तो उद्देशिका को पढ़ लेते हैं। देखो, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क किस में परिलक्षित होता है, तो भैया प्रस्तावना में होता है। कहा भी जाता है कि भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो उद्देशिका में है। बस एक जगह प्रश्न को चेंज किया जाता है, जब अगर अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार भारत की आत्मा किसे कहते हैं, यानी कि भारत के संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो वो आर्टिकल नंबर 32 को कहते हैं कि भैया जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया फंडामेंटल राइट्स में, अगर यही नहीं रहेगा तो व्यक्ति अपने अधिकार नहीं बचा सकता है। इसीलिए वो कहते हैं आर्टिकल 32 भारतीय संविधान की आत्मा है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सिंपल भाषा में, कोई अंबेडकर जी के अनुसार ना पूछ के साधारण पूछा जाए कि भैया भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा उद्देशिका। अर्थात जहां पर संविधान निर्माताओं का मन मस्तिष्क निवास करता था। 26 जनवरी 1950 को वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी भारत की, तो संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ध्यान दो, 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है। हालांकि हमारा भारत अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी और पंथनिरपेक्ष तो था ही था, लेकिन इन दो शब्द को 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जबकि स्टेटमेंट क्या होता है, जो ऑप्शन होते हैं ना, उनमें इन शब्दों को भी मेंशन कर दिया जाता है। और आप जल्दीबाजी में कहते हो यार कि मैंने तो प्रियम्बल को पढ़ा है, मैं तो इसी को टिक लगाऊंगा क्योंकि समाजवादी भी है, पंथनिरपेक्षता भी है। लेकिन प्रश्न को चूक कर गए कि भैया 26 जनवरी की स्थिति पूछी गई जो 1950 में थी, और उस समय हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न तो समाजवादी शब्द था, न ही पंथनिरपेक्षता शब्द था। तो ऐसे प्रश्न इसलिए घुमा के पूछे जाते हैं। और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। उद्देशिका की प्रस्तावना में क्या क्या दिया हुआ है, यह यूपी पीसीएस 2019 का प्रश्न है, मुझे यहां तक याद है। ठीक है, तो अगर आप देखो कि हमारी संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये 3 प्रकार के न्याय हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, इन सब की स्वतंत्रता दी हुई है। 2 प्रकार की समानता दी गई है और 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। तो ये प्रश्न उस समय जब आया था ना, तो बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट के तौर पे हमें लग रहा था यार कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रश्न पूछना क्या जा रहा है। लेकिन जब एग्जाम हॉल से जब बाहर निकले, तब बाद में समझ में आया कि अच्छा, इस प्रश्न का पैटर्न ये था। एक ये प्रश्न याद कर लो यार, हर बार आता है पीसीएस में, आरओ में, हर जगह ये रिपीट हो रहा है कि जो क्रोनोलॉजी है वो क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जिसमें कि समाजवादी और पंथनिरपेक्ष ये 2 शब्द बाद में ऐड किए गए 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात न्याय योग्य नहीं है, अर्थात ये अवाद योग्य है, और इसका संशोधन किया जा सकता है जैसा कि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में किया गया। जैसे कई जगह प्रश्न ऐसा पूछा गया कि क्या प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता, जो प्रस्तावना में जो न्याय दिए गए, अधिकार दिए गए, समानता दी गई है या स्वतंत्रता दी गई है, अगर इनका इंप्लीमेंट नहीं होगा तो क्या हम प्रस्तावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसी कोई भी जो है कि केस करने की अनुमति नहीं है, तो इसलिए वो वाद योग्य नहीं है, मतलब उस पर कोई केस नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हो कि इसमें संशोधन हो सकता है, और इसीलिए पहला संशोधन 1976 में किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? तो प्रस्तावना कहलाएगी, उद्देशिका कहलाएगी। लेकिन अगर बी.आर. अंबेडकर जी के अनुसार पूछा जाएगा तो आर्टिकल 32 को माना जाएगा। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। के.एम. मुंशी जी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्र यानी कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा, ठीक है, हेरोस्कोप कह सकते हो। भीमराव अंबेडकर जी ने उद्देशिका को पवित्र दस्तावेज यानी हॉली डॉक्यूमेंट्स भी कहा। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, बेरूवारीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना था। जैसे क्या था ना कि जब पूर्वी पाकिस्तान था आपका, बांग्लादेश का जो हिस्सा, जो आज बांग्लादेश आप देखते हो 1971 के बाद, लेकिन उससे पहले 1960 के दौरान वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो बेरूवारी नाम की एक लोकेशन थी जहां पर जो है कि पाकिस्तान को देने की बात चल रही थी, या जो है कि पाकिस्तान से लेने की, कुछ इस तरीके का मामला था। ठीक है, तो अभी हम मामले में नहीं जाएंगे, लेकिन इस चीज को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो उसमें ये हुआ कि भैया उद्देशिका जो प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट नहीं है, तो ये मान लिया गया। ठीक है, लेकिन बाद में जब केशवानंद भारती केस आता है, जिसमें 13 जजों की सबसे बड़ी पीठ बैठती है संवैधानिक, उन्होंने कहा कि नहीं, हम पुराने निर्णय को बदल रहे हैं और संविधान का हिस्सा माना जाएगा अभी से। किसको? प्रियम्बल को। आगे देखते हैं, यहाँ पे एस.आर. बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में भी हिस्सा माना गया था। तो जैसे 2-2 केसेस है, अगर केशवानंद भारती ऑप्शन नहीं होता, आपको एस.आर. बोमई बाद मिलेगा, तो आपको वहां पर भी एक्सेप्ट कर लेना है। अब प्रस्तावना के आदर्शों और उद्देश्यों की हम व्याख्या कहां पर देख सकते हैं, यानी कि जो आदर्श हैं, समाजवादी, आर्थिक, राजनीतिक, जो न्याय की प्राप्ति हो रही है, या 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है या समानता है, जो भी उसकी मूल मर्म है, वो कहाँ हमको देखने को मिल सकते हैं? या तो फंडामेंटल राइट्स में मिलेंगे कुछ ना कुछ, फिर डीपीएसपी में मिलेंगे जहां राज्य को नीति बनाने में प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं, डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं, दिशा निर्देश, और मौलिक कर्तव्य। इन्हीं 3 जगहों पे प्रस्तावना के आदर्शों को देखा जा सकता है। अगर मैं कहूं कि एक और वैल्यू ऐड किया जा सकता है कि अगर आपसे कहा जाए कि ग्राम पंचायतें या पंचायतों को भी अगर हम इसमें शामिल करें, स्थानीय निकाय या स्थानीय स्वशासन को, तो वहां पर भी प्रस्तावना के आदर्शों को देखा जा सकता है कि भाई किस तरीके से भारत की आम जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, किस तरीके से अपनी स्थानीय स्वशासन को मजबूत करते हुए भारत के सभी राज्यों को सशक्त बना रहे हैं और भारत के सभी नागरिकों को भी हम सशक्त बना रहे हैं।
तो अगला टॉपिक है आपका शासन प्रणाली। देखो, शासन प्रणाली के बारे में पूछा जाएगा तो भाई भारत की शासन प्रणाली कैसी है। भारत की शासन प्रणाली आपकी संसदीय है, अध्यक्षीय तो है नहीं। भारत की शासन प्रणाली में कल्याणकारी राज्यों की बात होती है, गणतंत्र की बात होती है, संवैधानिकता की बात होती है। तो ये सारे वैल्यूज जो हैं, ये सारे मूल्य जो हैं, ये सभी कुछ हमें भारतीय शासन प्रणाली में देखने को मिलती है। जैसे भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, समाजवादी राज्य की बात है, राजनैतिक समानता, न्याय, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया। तो ऐसे तमाम ऐसे दर्शन कह सकते हैं। आम भाषा में अगर मैं कहूँ तो जो प्रियम्बल में जो पॉइंट दिए हुए हैं, जो आदर्श दिए हुए हैं, वही सारी बातें यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। लेकिन एक और प्रश्न आता है कि पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत यानी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत स्टेट आप किसे कहोगे, राज्य किसे कहोगे। तो उसके 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उन्हीं 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करने वाले जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें ही हम स्टेट कहेंगे। जैसे किसी एक ऐसे राज्य को हम तभी कहेंगे जब वहां पे निवास करने वाले कोई व्यक्ति, समाज या समुदाय रहना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, वहां पर उनके ऊपर नियंत्रण और उनके लिए शासन करने के लिए सरकार या सत्ता होनी चाहिए। तीसरा, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए जिसके ऊपर, जिस लैंड के ऊपर या जिस एरिया के ऊपर उसकी प्रभुसत्ता होनी चाहिए, अर्थात नियम बनाने की शक्ति होनी चाहिए। और चौथा, संप्रभुता, घरेलू और बाह्य दोनों नियंत्रणों से मुक्त होनी चाहिए। जैसे भारत सरकार अमेरिका की कितनी भी टैरिफ पॉलिसी हो, फिर भी हमने पुतिन को बुला के यहाँ पे नीति बनाई ना, जरूरत पड़ने पर हमने चाइना के शी जिनपिंग को बुलाया ना, एससीओ की मीटिंग अटेंड की, फिर चाहे हम G7 या G20 में हम भले जो है कि चीफ लीडर बन के रहें, लेकिन अपनी शर्तों पे हम सारा काम करेंगे, अपनी शर्तों पे। हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, ना किसी के बाप से डरते हैं। तो ऐसी प्रभुता, ऐसी शासन प्रणाली चलाने के लिए हम राज्य की बात करते हैं। तो 4 चीजें होती हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार होती है। किसे कहते हैं संसदीय व्यवस्था? एक होती है अध्यक्षात्मक सरकार, एक होती संसदीय सरकार। तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार किसे कहोगे? जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। जैसे भारत की सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामान्यतः लोकसभा के प्रति। और लोकसभा किसका पार्ट होता है? संसद का पार्ट होता है। तो यहाँ पर लोकसभा में एक अविश्वास नाम का एक प्रस्ताव आता है। अगर आपको नहीं पता तो जान लेना, अविश्वास प्रस्ताव जो है कि केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। कहां पे प्रस्तुत होता है? केवल लोकसभा में, क्योंकि सरकार के खिलाफ लाया जाता है, इसलिए लोकसभा में। आगे, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि जो पॉलिटिकल प्रियम्बल है उसमें लिखा हुआ है, सबसे फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का एक आधारभूत तत्व होता है कि एकल कार्यपालिका, यानी वहां पे एक ही कार्यपालिका होती है, दोहरी कार्यपालिका नहीं होती है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सर दोहरी कार्यपालिका क्या होती है और एकल कार्यपालिका, प्लीज लेट मी क्लियर। तो ठीक है, मैं आपको क्लियर कहता हूं। देखो, यहां पर बात समझिएगा। जो दोहरी कार्यपालिका जब लिखी जाती है तो दोहरी कार्यपालिका में 2 लोग होते हैं कार्यपालिका के प्रमुख। एक होते हैं नाम मात्र के, एक होते हैं वास्तविक। जैसे नाम मात्र की अगर हम बात करें, भारत के कॉन्टेक्स्ट में राष्ट्रपति को कह सकते हो, ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में राजा को कह सकते हो। लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में आप पीएम को कह सकते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, या फिर ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में भी आप प्रधानमंत्री को ही कह सकते हो और वहां की मंत्रिमंडल को। लेकिन अगर अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बात करोगे तो उसमें एकल कार्यपालिका होती नहीं, एक केवल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जैसे अगर आप यूएसए की बात करोगे तो वहां पे प्रेसिडेंट होते हैं, बाकी वहां पे कोई प्राइम मिनिस्टर वगैरह या कोई राजा नहीं होते, केवल एकमात्र प्रेसिडेंट होते हैं जो पूरी तरीके से शासन सत्ता अपने हाथ में रखते हैं। इसे हम कहते हैं अध्यक्षात्मक, जो कि एकल कार्यपालिका होती है। और भारत, यूके जैसे जो देश होते हैं, यहाँ पे दोहरी कार्यपालिका होती है, जिसमें एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 2 पद हो गए, या फिर राजा और प्रधानमंत्री हो गए यूके में। तो इसे दोहरी कार्यपालिका कह देते हैं। उम्मीद है हर एक पॉइंट आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज वीडियो के कमेंट में पूछ लेना, मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा आपको डाउट, या फिर अगली वीडियो में। अब यहाँ पर इसी लगे हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं भी पढ़ लेते हैं कि क्या क्या विशेषताएं ऐसी होती है। तो देखो, पहली विशेषता है कि कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है, एज लाइक डोनाल्ड ट्रम्प, जैसे यूएसए की हो गई। फिर राष्ट्रपति ही मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, जबकि भारत में क्या होता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का चयन करता है परंतु प्रधानमंत्री की सलाह पर, या प्रधानमंत्री जिन लोगों को अपने मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में रखना चाहता है उनके नाम की संस्तुति करता है और राष्ट्रपति उस पर सिंपल मुहर लगा देता है। ठीक है, लेकिन यहां पर अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति स्वयं चयन करता है। व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकते, व्यवस्थापिका को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या फिर प्रेसिडेंट जो अमेरिका के होते हैं, उनके पास ये पावर नहीं है कि वो कांग्रेस, अर्थात कांग्रेस के अंतर्गत जो सीनेट होती है, प्रतिनिधि सभा होती है, जिसको हम संसद कहते हैं आम भाषा में, उसको वो भंग कर सके। ऐसा नहीं है। भारत में क्या होता है, भारत में तो हमारी अध्यक्षात्मक नहीं, संसदीय है। भारत का राष्ट्रपति
अपनी संसद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। हालांकि राज्यसभा तो स्थायी सदन होता है, लेकिन लोकसभा को भंग कर सकता है। तो देखो, हर एक पॉइंट को, कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूं। अगर चीजें आप ध्यान से सुन रहे होगे, इत्मीनान से, वीडियो को भगा के नहीं देख रहे होगे, 1.25 की स्पीड तक अगर आप मैक्सिमम देख रहे होगे, तो बहुत आसानी से सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है। और कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो विधायिका होती है, संसद होती है, उसी के अंदर बैठती है कार्यपालिका। तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है, लेकिन वहां कार्यपालिका और विधायिका अलग होती है अध्यक्षात्मक में। अब और आगे बात करें, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, अर्थात निर्वाचित राष्ट्रपति। गणतंत्र का मतलब होता है कि जनता का शासन, और जनता के शासन में जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है, प्रथम नागरिक होता है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से ही चुना जाए, लेकिन वो राजा या राजा का बेटा नहीं हो सकता, जैसे ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन को आप गणतंत्र नहीं कह सकते हो, राजतंत्र वहां कहा जाता है। क्या कहा था ब्रिटेन में? राजतंत्र। राजा का तंत्र चल रहा है, राजा का शासन चल रहा है। वो भले नाम मात्र का है, वो मैटर नहीं करता। क्राउन जो है वहां के, वो नाम मात्र के, कोई शक्ति नहीं है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन राजा का तंत्र तो है, तो राजतंत्र हो गया। हमारे यहाँ गणतंत्र है, यानी कि गण मतलब जनता का शासन है, जो कि जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाता है। ठीक है। अब हम राष्ट्रपति की प्रक्रिया यहां तो नहीं पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के चैप्टर में पढ़ लेंगे। अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी आती है, एक संघीय लक्षण होते हैं और एक एकात्मक लक्षण होते हैं। देखो, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ बच्चे संसदीय शासन और अध्यक्षात्मक शासन में कंफ्यूजन होता है। तो ये मैंने अभी आपको अध्यक्षात्मक और संसदीय की विशेषता कंपैरिजन करके साथ साथ बताते चल रहा हूं, लेकिन कुछ पॉइंट एक ऐसे होते हैं जो कि संघीय लक्षण होते हैं, और कहीं कहीं पे कुछ बालक यानी कुछ बच्चे एकात्मक शासन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो रही है। ठीक है। वहां ऑर्गेनाइजेशन यानी बॉडी पार्ट की बात हो रही थी, अंग की बात हो रही थी, कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका में, लेकिन यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो रही है, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण कह सकते हैं, फिर डिवीजन ऑफ पावर। तो संघीय का मतलब होता है जहां पर कानून बनाने की शक्ति, ध्यान देना, कानून बनाने की शक्ति या उसे इंप्लीमेंट करने की शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार में समान रूप से वितरित हो, संवैधानिक रूप से वितरित हो। हमारे भारतीय संविधान में भाग 5 जो है वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार या संघ शासन के लिए समर्पित है, भाग 6 राज्य सरकार के लिए समर्पित है। अर्थात हमारे भारत की जो व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था है। लेकिन अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वहां पे एक ब्रिटेन की, चलो मैं बात कर लेता हूं, वहां पे एकात्मक शासन पाई जाती है। अमेरिका में तो संघात्मक होता है, ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। अब वहां पे एकात्मक का मतलब क्या हो गया? जो मुख्य शक्तियां हैं, जो मुख्य रूप से पूरी शक्ति केंद्र सरकार के पास है, ब्रिटेन में केंद्र सरकार अपने कुछ शक्तियों का नियंत्रण छोड़ देती है और वो राज्य सरकार को दे देती है फ्री में, यानी कि टेक फॉर ग्रांटेड की बात होती है। ठीक है, टेकन ग्रांटेड वाली बात हो जाती है, लेकिन संवैधानिक वहां पे कोई क्लॉज नहीं है। जबकि यूएसए में और भारत में संवैधानिक क्लॉज होता है, जहां पर भारत में और यूएसए में शक्तियों का क्या कहता है, संघीय बंटवारा किया जाता है। तो यहां पर देखो कुछ एग्जांपल, जैसे लिखित और कठोर संविधान होना, ब्रिटेन में तो नहीं, लेकिन भारत यूएसए में हमारे यहाँ लिखित संविधान भी है, कठोर संविधान भी है। संविधान की सर्वोच्चता, यानी सर्वोच्चता नहीं, सर्वोच्चता, अर्थात किसी भी मामले में न तो राजा सर्वोच्च है, न ही संसद सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। संविधान का मतलब भारत की जनता सर्वोच्च है, वो जैसा डिसीजन लेंगे वही होगा। केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन, यानी कि कुछ शक्तियां केंद्र में दी जाएंगी, कुछ शक्तियां राज्य में दी जाएंगी, चाहे वो समान पावर हो चाहे डिफरेंशिएट पावर हो, लेकिन इसका लिखित प्रमाण होना चाहिए, तभी माना जाएगा, जो कि संविधान में लिखित होता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि जुडिशरी की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो होती है स्वतंत्रता, वो जो जुडिशरी है वो पिरामिड फॉर्म में। पिरामिड फॉर्म का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर बैठा है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आप आओगे तो अलग अलग स्टेट में हाई कोर्ट है, फिर उसके नीचे आओगे तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये एक पिरामिड होता है, एक तरीके से पिरामिड बना सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से पिरामिड आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक मात्र है, फिर यहाँ पे क्या है? कई सारी हाई कोर्ट्स है, फिर यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अलग अलग। ठीक है, मैं यहाँ पे प्लस लगा के फिर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेता हूँ। तो ये पिरामिड होता है यहाँ पे, और इसी को कहते हैं हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्योंकि
न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि न्यायपालिका से संबंधित कोई भी प्रोविजंस हैं, कोई भी प्रावधान है, वो बिना जुडिशरी के या बिना जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सहमति के चेंज नहीं किया जा सकता। चाहे वो लाभकारी भत्ते हों, चाहे उनके वेतन भत्ते, पेंशन वगैरह हो या फिर अन्य कोई भी प्रोविजंस हों, तो ये चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। अब आ जाओ एकात्मक लक्षण की बात करें, तो देखो भारत में आपको ये भी प्रोविजन मिलेगा, हालाँकि यहाँ पे कठोर और लचीला दोनों के प्रोविजन हैं। यह भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी होगा और द्विसदनीय संसद। अब जैसे भारत में क्या है, एक लोकसभा का सदन हो गया और एक क्या हो गया, राज्यसभा का सदन हो गया, ये दोनों ही द्विसदनीय हो गए। अब जरा एकात्मक की व्यवस्था कर लो। एकात्मक में क्या होता है, एकल नागरिकता। तो यहाँ पर भारत एकल नागरिकता को फॉलो करता है, यानी यहाँ पर भारत ब्रिटेन को फॉलो कर लेता है नागरिकता के रूप में, क्योंकि यूएसए में संघात्मक व्यवस्था तो है, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, इसीलिए वहाँ पे सेंटर की मतलब कि अलग-अलग स्टेट की भी नागरिकता है और सेंटर की भी नागरिकता है। जैसे भारत में आपातकाल की घोषणा के बारे में प्रावधान दिया गया है, जो केवल केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकारों के पास कोई भी इस प्रकार की शक्तियाँ नहीं है, इसलिए वो एकात्मक हो गया। फिर राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है? तो राष्ट्रपति कर रहे हैं, राज्य के कोई मुखिया वगैरह तो नहीं कर रहे हैं। अखिल भारतीय सेवाएँ जो यूपीएससी का नियुक्ति होता है, तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो पोस्ट है, ये भी आपकी स्टेट और सेंटर दोनों में काम करती हैं। और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, यानी प्रत्येक राज्य को एक बराबर सीनेट की तरह सीटें नहीं मिली हैं, अलग-अलग जो है कि सीटें दी गई हैं। एक और बात आती है, पार्टी लेस डेमोक्रेसी के समर्थक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी ने भी कभी भी पार्टी लेस डेमोक्रेसी का जो है कि समर्थन नहीं मतलब सॉरी पार्टी के साथ समर्थन नहीं, बल्कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात करते थे, और जेपी नारायण भी। भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक किसने कहा? केसी वियर ने कहा था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, अर्थात एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। भारतीय संविधान एकात्मक भी है, संघात्मक भी है, और ये विशेषता अंबेडकर जी ने बताई है। आगे बात करते हैं, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों किसने अस्वीकार किया? तो हर्बर्ट साइमन ने, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है। संवैधानिक सरकार किसे कहते हैं? ये यूपीएससी 2022 या 23 का पेपर है, 22 का शायद क्वेश्चन है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, उसे ही संवैधानिक सरकार कहते हैं। या सामान्य भाषा में कहें कि जो सरकार संवैधानिक लिखित मूल्यों के अनुसार अपना शासन करती है, उसे हम संवैधानिक सरकार कहते हैं। जैसे भारत की सरकार हो, अमेरिका की सरकार हो, ये अपने संवैधानिक नियमों के अनुसार ही शासन का संचालन करते हैं, इसलिए इनको संवैधानिक सरकार कहा जाता है। अर्थात सीमित सरकार होना, जबरदस्ती व्यक्ति की पूरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया जाता है, संविधान की सीमाओं से परिबद्ध होते हैं, जितनी संविधान की सीमा होती है उसमें ये बंधे हुए रहते हैं, उससे अलग जाके काम नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पर आपने पढ़ लिया संविधान की सीमाओं के बारे में। चलो अब यहाँ पे जरा राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ लो जल्दी से, तो ठीक है, क्योंकि आज का यही क्लास हमारा लास्ट रहेगा, फिर इसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट क्लास करेंगे। जैसे संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। भारतीय ध्वज संहिता 2002 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित निर्देशों को उल्लेखित किया गया, 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया। तो ध्वज संहिता 2002 में आई, लेकिन ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 में। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया 24 जनवरी 1950 इसी दिन। और राजकीय चिन्ह यानी स्टेट एम्बलम के रूप में कब स्वीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को स्वीकृत किया गया। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। और भारतीय राष्ट्रीय पंचांग को शक संवत पर आधारित है, जैसे विक्रम संवत थी, शक संवत है, ठीक है। तो आपको शक संवत याद रखनी कि हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग चलता है ये शक संवत पर आधारित है। और लास्ट हमारा ये क्वेश्चन है आज का टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है। और कल हम लोग अगली क्लास करेंगे राज्य और यूनियन टेरिटरीज।